हेलो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को M2 क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। तो भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे जल विद्युत हो चुका था, जो कि इसमें लेसन है शक्ति संसाधन। लेसन क्या है? शक्ति संसाधन। तो उसमें हम लोग कुछ दूर तक पढ़ चुके थे, ठीक है, और कुछ बाकी था, जबकि हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है नाभिकीय विद्युत से। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि शक्ति संसाधन क्या होता है, और शक्ति संसाधन को किसके आधार पे कितने भागों में बांटा गया है वो हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे कि अगर बात किया जाए कि उपयोग के आधार पे देखा जाए, शक्ति संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? हाँ, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। क्या को हम लोग पढ़े थे? दो को। सभी के करीबन दो को था, है ना। एक था स्रोत के आधार पर, तो वहाँ भी दो को था। एक था संरचना के आधार पर, वहाँ भी क्या को था? दो को ही था। और एक क्या था ना, समय के अनुसार, समय के आधार पर था एक, उसमें भी क्या को था? दो को था। तो देखिए हम लोग पीछे क्लास में क्या क्या पढ़े थे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अंतर, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। और ये भी आता है कि जैविक और अजैविक ऊर्जा क्या है ना जी, अंतर। ये सब 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपकी बिहार बोर्ड में। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो के बाद जरूर देखें, और अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो को तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। और देखिए इसके जस्ट हम लोग पीछे में पढ़े थे ना कि विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत के बारे में। आपको पता है ना कि विद्युत की जो तैयारी जो होता है ना, उत्पादन उतनी तरीक़ा से होता है, ठीक है। विद्युत का उत्पादन 3 तरीक़ा से होता है ना जी। कितना से बताए थे हम? 3 तरीक़ा से। एक होता है ताप विद्युत, है ना, एक होता है ताप विद्युत, अब एक होता है जाल विद्युत, अब एक होता है नाभिकीय। जब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, नाभिकीय है ना, नाभिकीय। तो देखिए इसमें है ना कि हम लोग ये दोनों को हम लोग पढ़ चुके थे, ताप विद्युत और जल विद्युत, पिछले वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है अभी यहाँ से नाभिकीय विद्युत से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत कम टाइम लेते हुए। तो जो अगर विद्यार्थी है ना क्लास 10th का है वो सिलेबस, ठीक है, भूगोल, तो क्लास 10th के बच्चे अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उसके लिए सिलेबस अति आवश्यक है ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं क्या? शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन का 2 क्लास चल गया, मतलब कि ये दूसरा क्लास चलने वाला है, ठीक है, दूसरा क्लास से चलने वाला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सभी को ध्यान देंगे, और इसके बीच बीच में हम जो कुछ नोट में बताए हैं मेन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में हम बताए थे कि कहाँ पे किस तरीक़ा से पूछता है, कहाँ से आता है। तो मेन उसका है कि ना, उसको क्या करना है, उसको नोट पॉइंट में आप लोग कॉपी में उसको लिखिएगा भरदम रगड़ के, ठीक है, घसड़ के नहीं लिखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बहुत कम टाइम लेते हुए नाभिकीय विद्युत की ओर, ठीक है। तो ये देखिए नाभिकीय विद्युत के बारे में दिले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लिखा है कि यह यूरेनियम और वनेडियम और एंटीमनी और ग्रेफाइट मोनाजाइट थोरियम जैसे परमाणु खनिज से बनाया जाता है। देखिए ये जो है नाभिकीय विद्युत है ना, ये जो है से किससे बना है, किस खनिज से बनता है? तो बोलना है यूरेनियम, वनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, मोनाजाइट और थोरियम, ये सब से क्या बनता है? नाभिकीय विद्युत की उत्पादन किया जाता है ना। कहता है कि भारत में, है ना जी, देखिए कह रहा है कि भारत में थोरियम का विशाल भंडार विश्व का लगभग 50% है। विश्व का लगभग 50% क्या है? किसका भंडार? थोरियम का भंडार है। और भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र से सकल ऊर्जा उत्पादन का क्षमता 2750 मेगावाट प्रति वर्ष है, जो कुल विद्युत उत्पादन कितना करता है? 4%। कितना परसेंट? कुल जो है उत्पादन विद्युत का कितना है? 4%। भारत सरकार ने परमाणु विद्युत गिरोह की स्थापना इन स्थानों पर की है। देखिए इन स्थानों पर की है, जबकि पहला में दिख रहा है तारापुर। यहाँ से प्रश्न आता है, पता है ना, तारापुर से, तारापुर, है ना, प्रश्न यहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु है, तो क्या होगा इसका जवाब?
तो तारापुर। ये वाला पूछा गया है, पता है कब कब? 2021 में ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, या वही विद्युत ही करके पूछेगा, विद्युत शक्ति विद्युत गिरी वाला। तो ये वाला नोट पॉइंट में ये वाला आया है। ये वाला प्रश्न कब पूछा है? 2021 में वाला प्रश्न आया है। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आप लोग ऐसा ऐसा पॉइंट पे ध्यान विशेष दीजिए। ठीक है, शायद अगर कहीं नहीं मिल रहा होगा, हमको लगता है ऐसा, तो एक बार इसे ध्यान जरूर करें और आप लोग प्रैक्टिस भी करें लिखने का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, तो कहाँ, कौन? परमाणु नहीं, ऐसे आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गिरी है तो तारापुर। हाँ, तारापुर। देखिए, अब हम लोग इसे थोड़ा पढ़ते हैं शुरू से। ठीक है, तो इसमें नोट वाला को थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। कहता है क्या तारापुर में कि मुंबई के निकट तारापुर में भारत का पहला आणविक रिएक्टर स्थापित किया गया था। वो कब? 1955 में। देखिए, इस बात को लेकर के देखिए, इसे लिख लेंगे नोट में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव है से कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तारापुर आखिर है कहाँ। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आपको ऐसे आएगा कि भारत का पहला आणविक रिएक्टर स्थापित कब किया गया था, तो कब किया गया जब आ जाए तो क्या बोल रहा है? 1955 में। बाप रे बाप, इसको चालू कीजिए फाइन, तो कान में हेडफोन लगा लिए, चालू कीजिए फाइन जी। क्या करा? अब यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है और थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि भारत में विश्व का 50% थोरियम पाया जाता है। देखो, भारत में विश्व का, भारत में विश्व का कितना परसेंट? आधा, मतलब 100 में आधा, 50% थोरियम पाया जाता है। और यहाँ 200 मेगावाट की 200 मेगावाट की 2 इकाई है। अब देखिए, इसमें कहता है रावत भाठा, राणा प्रताप सागर, है ना? रावत भाठा मतलब राणा प्रताप सागर को ही बात कर रहा है। कहता है कि यह राजस्थान के कोटा नगर में चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये जो देख रहे हैं रावत भाठा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? कोटा। कोटा नाम सुने हैं ना? विद्यार्थियों को यहाँ पे आती है, खजाना है, एक तरीके से खनिज है विद्यार्थियों का। यहाँ पे कोटा में बात कर रहे हैं। कोटा में नाम सुने कोटा का ना? हाँ, कोटा में। कहता है कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित? चंबल नदी के किनारे। आप देखिए, चंबल नदी कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से भी याद रखेंगे इस बात को लेकर के। ठीक है, अब है इसकी वर्तमान क्षमता 100 मेगावाट है। इसका देखिए जाए वो वर्तमान क्षमता कितना है? किसका? रावत भाठा का। कितना है? 100 मेगावाट। और इसके साथ साथ 235 मेगावाट की 2 इकाई का निर्माण हो रहा है और यह कनाडा के सहयोग से बना है। ये देखिए, जो बना है से किसके सहयोग से बना है? कनाडा देश है, कनाडा। ठीक है, उसके सहयोग से बनाया गया है। अब बात करते हैं किसका? कल्पक्कम, है ना जी? कल्पक्कम। कहता है कि यह संयंत्र तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित है। देखिए, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बना है। स्वदेशी मतलब कि खुद देश के द्वारा बना है, भारत के द्वारा। ठीक है, और यहाँ 235 मेगावाट की 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 और 1985 से चल रही है। यहाँ पे 235 मेगावाट की 2 रिएक्टर 1983 से 1985, 83 से लेकर के 85 तक, 83 या 85 से चल रहा है, मतलब इतना के बीच से। अब कहता है नरोरा, यह उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, नरोरा जो है इसे कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है नरोरा? उत्तर प्रदेश, है ना? किसके निकट में है? बुलंद को शहर है, बुलंद को शहर है। बुलंद के शहर निकट है वो गंगा नदी है। कौन नदी है?
गंगा नदी है तो उसके तट मतलब उसी के आसपास में है वो कौन, नरोरा जो जगहिया है। इसमें 235 मेगावाट की क्षमता, 2 रिएक्टर है। देखिए इसमें कितना है करता है उत्पादन, 235 मेगावाट की क्षमता है इसमें, लेकिन कै गो है रिएक्टर, 2 रिएक्टर है। कहता है कि अब क्या कहता है, काकरा काकरा पड़ा, कहता है यह गुजरात में, एक कहाँ काकरा पड़ा, काकरा पड़ा कहाँ है, गुजरात में है और समुद्र तट पर बना है। कहाँ बना है, समुद्र तट पर, और 1992 से विद्युत उत्पादन कर रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, इसे लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में कि काकरा पड़ा विद्युत उत्पादन कब से हो रहा है, तो कब से कर रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर 1992। क्या होगा 1992 होगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। कैंगा क्या है, कैंगा, तो कैंगा कहाँ है, कर्नाटक, कारवार में स्थित है, कर्नाटक के कारवार में स्थित कोची कैंगा। अब है कुडल कुलम, क्या है कुडल कुलम, कहता है कि रसिया के सहयोग से यह तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर, देखो ये जो बनाया गया है ना, से किसके सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से, लेकिन कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर बनाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, आइए जानते हैं, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कहता हाल के वर्षों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की महत्ता, मतलब उसका महत्व कुछ हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा उल्लेखनीय है। ये देखिए गैर परंपरागत जो ऊर्जा है ना, वो किससे होता है प्राप्त, तो इससे सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, ज्वार ऊर्जा से, बायोगैस से प्राप्त किया जाता है। आप लेकिन अपना काम कीजिए ना। अब क्या है, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, कहता है कि समुद्र ज्वार तथा तरंग के गतिशील जल में अपार ऊर्जा रहती है और भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में इस ऊर्जा के उत्पादन की संभावना प्रबल है। प्रबल के मतलब कुछ समझ में आता है, मजबूत है, अधिक है, अच्छा है ना। और राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत कुछ होता है ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया। कितना मेगावाट वाला है, 900 मेगावाट वाला है, सोच लीजिए 900 मेगावाट है। अब है सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे। सौर ऊर्जा क्या है, तो भारत का एक उष्णकटिबंध देश है, भारत कैसे देश है, एक उष्णकटिबंध देश है, कौन, भारत। इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमताओं और उपयोगिता की अधिक संभावना है। कहाँ, भारत में। आखिर भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता और उपयोगिता अधिक है, क्यों, तो क्योंकि भारत कैसा देश है, उष्णकटिबंधीय वाला देश है भारत, ठीक है। इसे नोट में भी लिख सकते हैं, नोट में इसको लिख सकते हैं। अब कहता है कि यहाँ लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर की प्रति वर्ष है और थार मरुस्थल देश में सौर शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। कहाँ, मतलब कि राजस्थान की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है जी, राजस्थान की बात कर रहा है। अब कहता है कि देश में कई स्थानों पर सौर संयंत्रों की स्थापना की गई है। देखिए देश में कई स्थानों पर सौर संयंत्र करने का मतलब कि सौर ऊर्जा की स्थापना किया गया है, भारत में कई जगह पर किया गया है। और भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो है सो गुजरात के पास माधोपुर में स्थापित है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, हाँ भुज जिला में, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए इसको नोट में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया है या तो कहाँ स्थापित है, तो क्या बोलेंगे, गुजरात में। मोटा मोटा देखिए किस, हाँ कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, इसको लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, ठीक है। यही सब ने आता है तो थोड़ा दिमाग घुमाता है विद्यार्थियों का, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करें और ढंग से लिखें तो क्रिया ढंग से आएगा। और तो आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए बाबू इसमें क्या कह रहा है ना, इसमें क्या है, इसमें है
कि इसमें है पवन ऊर्जा, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा का भी महत्व स्थान है। और भारत में लगभग 23,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता। देखिए भारत में लगभग पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना क्षमता है? 23,000 मेगावाट क्षमता है इसके पास। कितना क्षमता है? 23,000 मेगावाट। और देश में लगभग 90 स्थान की पहचान पवन ऊर्जा के केंद्र के रूप में की जा चुकी है। मतलब कि देश में 90 स्थान, 90 जगह ऐसा है जो कि पवन ऊर्जा के नाम से लोग जानता है। किसके नाम से? पवन ऊर्जा के नाम से लोग जानता है ना। और जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग कितना? 50,000 मेगावाट है। बढ़ गया है। क्या हो चुका है? बढ़ गया है। गुजरात में कच्छ स्थित लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र अपने तरह का एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। देखिए यहाँ से भी आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा है पवन ऊर्जा संयंत्र में कुछ आएगा एशिया का। नोट में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए VVI वाला, ठीक है ना। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा संयंत्र क्या है? गुजरात। लेकिन अगर ऊर्जा में अगर पूछ दे तो क्या होगा इसका? पवन ऊर्जा वाला, ठीक है। कहाँ पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा? गुजरात में है। तो इसलिए इसे आप लोग थोड़ा समझ बूझ करके ऑब्जेक्टिव नोट में लिख लेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर आगा तो कोई दिक्कत किसी प्रकार से न रहेगा, ठीक है। आप कहता है कि भारत में मार्च 2006 तक 23 नहीं है जी, 5340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो चुका है। भारत में मार्च 2006 की बात कर रहा है, 2006 की बात कर रहा है। तो पवन ऊर्जा जो है 5340 मेगावाट विद्युत का कुछ हो गया, उत्पादन हो चुका है, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए अगर आप लोग सभी को अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो M2 क्लासेस है ना, पहाड़पुर फतेहपुर गया बिहार, ठीक है। तो एक बार इसे M2 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और हमारे वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, है ना। इतना मेहनत करता हूँ, अभी आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ेंगे? बायोगैस। क्या पढ़ेंगे? बायोगैस। कहता है क्या कि समय में बायोगैस भी गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग के लिए झगाड़ो क्या लिखा है जी? झाड़ और अच्छा झाड़ियों लिखा है कि झाड़ और झंगाड़ो और कृषि अवशिष्ट जीव जंतु और मानव मल मूत्र के उपयोग से बायोगैस का पैदा किया जाता है। देखो बायोगैस के मतलब होता है गोबर गैस, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोबर गैस। कुछ बोलते हैं गोबर गैस। अब गोबर क्या बोलते हैं? तो गाय बैल को लैट्रिन को गोबर बोलते हैं, है ना जी। तो उससे क्या किया जाता है? बायोगैस को तैयार किया जाता है। ये मलमूत्र और खराब पदार्थ से कुछ से खराब मतलब शीश पदार्थ मतलब वही वाला, एक लाइन में कहानी खत्म है। कहता है कि जैव पदार्थों को अपघटन से गैस बनती है। और जैव पदार्थ का कुछ होता है, जब वो टूटता है तो उससे भी क्या होता है? गैस बन जाती है ना जी। अब कोई चीज़ सड़ गया, टूट गया, सड़ गया, गल गया, तो उससे क्या निकलता है? गैस निकलता है ना। इस गैस की तापीय क्षमता मिट्टी के तेल तथा कोयले और एवं लकड़ी की तापीय क्षमता से अधिक होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे जी? गीजर कुंपों से निकालने वाले गर्म जल तथा गर्म झरनों से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो लद्दाख की दुर्गा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापनी जगह ये सब है, ठीक है। तातापनी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। देखिए भारत में 3 राज्य मोटा मोटी याद रखेंगे कि 3 राज्य में क्या है? भूतापीय ऊर्जा जो है से मतलब उसके संयंत्र को स्थापित किया गया है। वो कहाँ कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और लद्दाख। देखिए लद्दाख में क्या है? दुर्गा घाटी। दुर्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। और तातापनी कहाँ है? मध्य प्रदेश। और मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तातापनी में तो इस ऊर्जा का उपयोग भी होने लगा है। अब क्या होने लगा कि तातापानी में भूतापीय ऊर्जा का
लोग उपयोग भी कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो कहता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो भारत में ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 बनाया गया था। देखो मतलब कि ऊर्जा संसाधन को, ऊर्जा संरक्षण जो है अधिनियम का बनाया गया था। ऐसे यही आएगा जैसे बोले हैं हम, प्रश्न एकदम ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब रखेंगे यहाँ से, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है ना। कहता है क्या मार्च 2002 से प्रभावी है, मतलब कि फेमस कब से है? इतना में तो बनाया ही गया और इतना में कुछ हुआ है, पूरा प्रभावी हो गया है ना जी। इसमें ऊर्जा के कुशल उपयोग तथा इसके संरक्षण का उपयोग सुझाए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण के हेतु निम्नलिखित विधियों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला में। पहला में क्या है वो देखिए, पहला हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। पहला में कहता है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अधिक से अधिक और निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और दो में है कि आवश्यकता नहीं होने पर बिजली की स्विच बंद कर देने चाहिए। हम लोग ऐसे कभी करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग अपना घर में दिन रात क्या करते हैं, बिजली को हमें आवश्यकता हो चाहे तो ना हो, दिन रात बिजली जलती है। तो इससे क्या होता है, घाटा है कहीं न कहीं। ठीक है, अब है कि शक्ति बचाने के लिए युक्तियां अपनानी चाहिए। अब शक्ति को अगर पावर अगर बचाना है तो उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा, युक्ति, उपाय अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपने बिजली के उपकरणों को नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए। आपने बिजली को उपकरणों को नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए ताकि कहीं कुछ फॉल्ट नहीं हो गया है ना। अब का ताफात में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के उपयोग पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। कहाँ पे? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के उपयोग पर, है ना जी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब है इसमें 6 में क्या कह रहा है वो देखना है। सब अगर अभी अगर हो जाएगा दिखा देंगे तो फिर कल को जी दिखाएंगे। ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों को खोज की जानी चाहिए और ऊर्जा के लिए नया नया एरिया को खोज करना चाहिए, है ना। और अरब सागर, कृष्णा, गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान की आदि में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? अरब सागर, कृष्णा, गोदावरी क्षेत्र में और राजस्थान आदि में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। कहाँ? राजस्थान में और यहाँ अरब सागर में। आप कहते हैं कि ऊर्जा संकट वैश्विक संकट है। ऊर्जा संकट क्या है? वैश्विक संकट है। अतः इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में बिना सहयोग के कुछ होता नहीं है, बिना सहयोग के कुछ नहीं। इसलिए ना आप लोग के हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा हमें भी सहयोग करें, क्योंकि दुनिया ऐसी है, वो एक आदमी उसको सहयोग में है तो वो है इसका सहयोग में है। जैसे एक जब मकान बनता है तो उसका पूरा सहयोग पिलर है, अब पिलर का सहयोग पृथ्वी है। अगर पृथ्वी अगर गिर जाए तो पिलर कुछ नहीं करेगा। पृथ्वी अगर बढ़िया है तो पिलर भी बढ़िया, अगर पिलर अगर बढ़िया तो छत भी मजबूत है ना। अब अगर पृथ्वी अगर गिर जाएगा तो ये भी पिलर का क्या है, वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग सभी को हमें सहयोग करने का प्रयास करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, है ना, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं दिन रात पढ़ाते हैं, है ना। तो बात लेकिन सही है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे जो है ना यूट्यूब चैनल लिम्बू क्लासेस उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जितना भी हो सके और जितना भी दोस्त है आपके फ्रेंड्स लोग हैं और फैमिली में जो है ना, उनको पास वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि वो सीख के उसका दिमाग बढ़ जाए। ठीक है, और एकदम सबसे आसान भाषा में। और इसमें जो है ना देखिए, जो आप लोग डायरेक्ट जो सेट में जब लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, वो आपको ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ें करा दिया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए एक लेक्चर है, ये क्या दे रहे हैं, अभी लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में दोनों पॉइंट आ जा रहा है, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी आ जा रहा है। अब अगर यहाँ पे अगर आप अगर करते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह क्लियर। लेकिन हाँ, खाली क्लास में ही नहीं होगा, ये ध्यान ये फोकस आपको घर पर भी करना होगा। अब ये नहीं, देखिए आप लोग गलती तो यही कर देते हैं, आप लोग हमसे तो बहुत सारा चीज़ को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन फॉलो ही नहीं करते हैं। और समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन जान के घरे म्याँ से सोते हैं।
आप देखिए जैसे कि कोई कोई पॉइंट को नोट कर लिया, कोई बात को बहुत सारा बात को लोग सुनते हैं हमसे और सीखते हैं। तो सुनते हैं, जो सीखते हैं ना, तो जान के एक बार करें शांति जगह पर एक बार खुद दिमाग को दौड़ाइए कि आज हम क्लास में गए थे, सर क्या क्या बताए थे। अच्छा, आज हम लोग पढ़े थे शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन के किसके आधार पे कौन कितना था संसाधन, इसके बारे में जान कर विचार कीजिए, या एक बार कॉपी कलम लीजिए, सर ऐसे ऐसे बताए थे, ऐसे ऐसे। लेकिन इतना कोई मेहनत करता ही नहीं है, इसी की वजह से लोग गिर जाता है। इतना जो करेगा नहीं मेहनत, देखिए पढ़ना बहुत हल्का चीज़ मानते हैं, बहुत हल्का चीज़ है। हम भी तो पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है, पढ़ना सबसे हल्का है, लेकिन पढ़ने आता ही नहीं है विद्यार्थियों का। देखो हल्का कैसी है ना, कि जैसे आप जो भी चीज़ अगर क्लास में पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, अगर हमसे या तो आप ऑनलाइन में पढ़िए, चाहे तो आप ऑफलाइन में पढ़िए, ठीक है, चाहे तो क्लास में ही पढ़ लीजिए, जैसा पढ़ लीजिए। अगर हमसे पढ़ते हैं तो हमसे पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप घर पे भी जान के पढ़िए। और आप लोग घर पे नहीं पढ़ते, सबसे बड़ा मार यही वाला करता है, ठीक है। आप लोग घर पर जाते हैं तो कभी कभी पलट भी नहीं करते हैं, जब क्लास में आते, जब हम पूछते हैं तो कॉपी यहाँ पलटाता है क्लासवा में। तो सबसे बड़ा कारण यही है कमज़ोर होने का विद्यार्थियों का। अगर मजबूत अगर होना है, तो अगर होना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आपको हम जो नोट में लिखते हैं बताते हैं, नोट में पॉइंट को लिखिए और लिखने के बाद उसे घर पर 4 बार पढ़िए। कै बार? 4 बार पढ़िए। आप लोग को जो भी मिलता है होमवर्क में ना 2-4 प्रश्न, उसे बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बनाइएगा, पढ़िएगा, बनाइएगा, पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, तो क्या लगता है कि याद नहीं होगा? अरे देखिए ना, आप ही लोग से पूछते हैं कि कोई कोई सवाल कैसे याद हो गया। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं जानते होंगे आप लोगों ने। आप लोग उतना मैथ के फार्मूला जानते होंगे, वो कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ा था? बहुत जागना पड़ा था, बहुत एक करना पड़ा था, बहुत मेहनत किए थे। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बट कुछ कुछ को जानने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो वहाँ से सीखिए, जिससे आप जो चीज़ को हम सीख गए हैं। से मान लीजिए एलिमेंट नेम है, किसी किसी को एलिमेंट नेम क्या है ना कि 80 तक याद है, किसी किसी को 90 तक याद है, किसी को 20 तक याद है, कोई 5 में यहाँ भूल रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, आप किसी को 90 तक, किसी को 80 तक क्यों याद है? तो क्योंकि उसके पीछे बहुत टाइम दिया था विद्यार्थी, उसके बहुत बार पढ़ा है, लिखा है, पढ़ा है, लिखा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है, सुनवाया है, सुना है, सुनवाया है, तो क्या हो गया? याद हो गया। अब किसी भी चीज़ को दिमाग में डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा उस पर प्रेशर करना पड़ता है। बिना प्रेशर के कुकर में खाना भी नहीं बनता है, तो पढ़ाई कहाँ से जाएगा? बात सही है कि नहीं? तो इसलिए चलिए, बाकी फिर आप लोग को मिलेंगे हम। बाकी आप लोग सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए, ठीक है। बाकी कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, अपना घर में बैठ करके न्याय से पढ़िए। आपको हम जो कहते हैं उस बात को सुनिए, लेकिन फॉलो कीजिए। सुनकर कान से बाहर मत निकाल दीजिए, कान से बाहर निकालिएगा तो फिर मेरा समझाना और आराम से वीडियो बंद करके घर जाना बराबर बात है, ठीक है। बाकी फिर अगले वीडियो में।